जय हिंद। नमस्ते। कैसे हैं दोस्त आप सब लोग? प्यारे बच्चों, प्यारे शेर शेरनियों, आप कैसे हैं बताएंगे एक बार, आप सब कैसे हैं? तो स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे और सभी मेरी बहन भाई अच्छे होंगे और तैयारी जबरदस्त चल रही होगी आप लोगों की। किसकी? एसएससी जीडी और एसएससी अन्य एग्जामों की होगी दोस्त। समझ गए? बोलेंगे भैया जरूर तैयारी अच्छी चल रही है। उसी तैयारी के बीच हम लोग, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग अपना तैयारी को और बेटर कैसे बना सके, इसके लिए रोजाना अच्छे अच्छे नए नए प्रयास हम लोग करते हैं। उन प्रयासों के बीच में मैंने आप लोगों के लिए जैसे आप बता रखा है कि 13 तारीख से आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएंगे। प्रैक्टिस सेट किसके? एसएससी जीडी के। क्या बोलेंगे? एसएससी जीडी 2025 के प्रैक्टिस सेट आपके स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि होंगे जीके से संबंधित। ओके। स्टैटिक जीके के मैं अलग से आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। आप उम्मीद कर सकते हैं उसका शायद इस मंथ के अंत तक आपके प्रैक्टिस सेट चालू करवा दी जाए। हो सकता है उससे पहले भी आपके चालू करवा दी जाए। तो उम्मीद यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके उतना मैं लाने की कोशिश कर सकता हूँ। मेरी तरफ से जितना संभव हो सकता है मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगा दूंगा आपके लिए, जितना मेरे लिए मेरी तरफ से हो सकता है। ओके दोस्त। तो मैं यही यही चाहूँगा, बस आप लोगों से एक चीज़ चाहिए मुझे। सिर्फ चाहिए क्या कि आप लोग अपने परिवार को सब्सक्राइब कर दिए, अपने परिवार में और सदस्यों को जोड़ें जो इसको और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। और आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिएगा। ओके। चलिए शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक। टॉपिक का नाम जानते हैं आप सब। विषय क्या है? विषय है पॉलिटी। और पॉलिटी के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना बोले, उद्देशिका बोले, क्या बोलेंगे? आप बोले प्रस्तावना या फिर बोले उद्देशिका। तो आज हम लोग उद्देशिका के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले भाई आप कॉपी पेन लेके बैठिए, पॉलिटी लिख लीजिए। मैं हर बार कहता हूँ आपसे, यही चीज़ कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि कॉपी और पेन लेके बैठिए, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताऊँ वो लिखते रहना, प्लस अपने सेल्फ नोट्स बनाते जाना। सेल्फ नोट बनाने से क्या होगा? आपको फायदेमंद चीज़ ये होती है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को लिखते हैं। कहाँ कितना किस प्रकार से लिखना है, कितना लिखना है, शॉर्ट फॉर्म अपने अपने हिसाब से बना सकते हो उस चीज़ को। इस चीज़ से निश्चित हो रहा? बोलोगे हाँ, इस चीज़ से हम लोग निश्चित हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग कुछ समितियाँ बात कर लेते हैं। पहले हमारा टॉपिक तो मेन चीज़ जो ये क्या होगा, प्रस्तावना ही होने वाला है। प्रस्तावना होने वाला है या बोलेंगे उद्देशिका। ओके। प्रस्तावना या बोले उद्देशिका। पर हम लोग प्रस्तावना और उद्देशिका से पहले पिछले वाली वीडियो से कुछ भाग बच गया था जो हमने नहीं बता पाए थे, तो आज वो भाग बता देता हूँ क्योंकि उससे प्रश्न बनता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला बताना जरूरी है, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। टॉपिक क्या है? समितियां। प्रमुख समितियां। हम सब जानते हैं कि भैया जब संविधान बना तो संविधान बनाते समय कुछ समितियों का निर्माण किया गया कि इस समिति के अध्यक्ष ये रहेंगे, इस समिति के अध्यक्ष ये रहेंगे। तो बात वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने खत्म करी थी। तो आ जाओ जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग एक अच्छा सा यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, समिति। क्या कहेंगे? हेडिंग डालेंगे समिति। समिति की हम लोग शुरुआत करें तो समिति कौन सी? संविधान सभा की। यह लिख लो, संविधान, क्या संविधान की समिति। क्या कहेंगे? आप कहेंगे भाई संविधान की समिति। तो सबसे इस चीज से बाकी की संविधान की समिति हुई थी, हाँ जी। कम से कम 12-13 समिति बनी थी, हाँ जी। पर हम लोग समिति कौन सी पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंट समिति जो जरूरी है। क्या कहेंगे? जो जरूरी है दोस्त। ओके। तो आज आप पहले नंबर की समिति शुरुआत करें। हाँ जी। एक जोरदार तालियों के साथ, जोरदार गड़गड़ाहट के साथ, जोरदार लाइक और सब्सक्राइब के साथ वीडियो आगे बढ़नी चाहिए। तो मैं यही उम्मीद करूंगा आप सभी से कि आप लोग इस चीज के लिए निश्चित रहेंगे। तो चले, कर दिया होगा मेरे हिसाब से सबने, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। नहीं किया तो भाई कर दो। चलो शुरुआत करें संचालन समिति से। संचालन समिति। एक तरफ तो आप लिखेंगे भैया समिति और एक तरफ लिखेंगे उनके अध्यक्ष। क्या बोलेंगे? अध्यक्ष। अध्यक्ष हो गए दोस्त। अध्यक्ष लिख लिया, समिति लिख लिया, हाँ जी दोस्त। अब बात जात करते हैं, इसके जो समिति के अध्यक्ष हुए हैं वो संचालन समिति। कौन समिति? संचालन। तो संचालन समिति के अध्यक्ष जो हुए हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या कहेंगे? आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपको कुछ याद आता है तो आप भी बताते जाना कि भैया नहीं, इस समिति के अध्यक्ष ये है राजेंद्र, सॉरी 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 सॉरी, राजेंद्र प्रसाद। क्या कहेंगे दोस्त? राजेंद्र प्रसाद जी क्या हुए? ये संचालन समिति के अध्यक्ष हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जी। हाँ जी। बात करें दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर की समिति कौन सी आती है? आप बोलेंगे संघ, संघ संविधान समिति। कौन समिति? संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति।
बात करें भैया संघ संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हुए, तो आप सब जानते हैं इनके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू जी। तो कौन हुए? आप कहेंगे भैया नेहरू जी जो है इस समिति के अध्यक्ष हुए थे। तीसरे नंबर की समिति की बात करें, आप कहेंगे हाँ जी करो, तो करते हैं। प्रांतीय प्रांतीय संविधान समिति, सब चीज इस चीज से वाकिफ है कि भैया गुजरात में एक मूर्ति स्थापित है बहुत, जो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। हाँ जी भैया, दुनिया की सबसे ऊंची कह सकते हैं। हाँ जी भैया कह सकते हैं। तो वो मूर्ति किसकी है? आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ जी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही हम लोग जानते हैं क्या प्रांतीय समिति का सदस्य या बोले अध्यक्ष। क्यों बोलते हैं उनको प्रांतीय समिति का सदस्य या अध्यक्ष? इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने जो प्रांत थे उनको एक साथ लाने की कोशिश करी। संविधान जब बन रहा था, संविधान बनाने की प्रक्रिया में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। योगदान कैसे रहा है? आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और कुछ ऐसे इलाके थे जो भारत के साथ शामिल नहीं होना चाहते थे, पर क्या कहेंगे, आप कहेंगे सरदार जी ने अपनी कुछ रणनीति से इस प्रकार से उन लोगों को डराया धमकाया और कुछ रणनीति अपनाई कि भैया शामिल हो जाओ, नहीं तो निपटा दी जाओगे हमारी तरफ से या तो फिर पाकिस्तान की तरफ से। तो वो लोग डरे, उन्होंने कहा नहीं तो यार पाकिस्तान में जाएंगे तो बड़ा ही खतरा है, भारत में आ जाते हैं। तो फिर वो क्या हुए, वो लोग जो है भारत में आ गए। निजाम वगैरह थे ना, हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद भी भारत के साथ शामिल नहीं होना चाह रहा था। तो क्या हुआ, कुछ रणनीति के प्रकार से आए, कुछ समझा दिया तो बात मान गए, और नहीं माना तो फिर उनके ऊपर हथियार का प्रयोग करना पड़ा। तो इस प्रकार से वो लोग शामिल हुए। तो इसलिए हमें जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसी कार्य के लिए। ओके, चलिए क्या बोलेंगे, प्रांतीय समिति के सदस्य। प्रांतीय कौन सी? प्रांतीय, हाँ जी प्रांतीय समिति, प्रांतीय संविधान समिति। आप कहेंगे भैया प्रांतीय संविधान समिति, हाँ जी प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हुए? तो आप कहेंगे भैया अध्यक्ष जो हुए वो हुए कौन? डॉक्टर नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या बोलेंगे? सरदार वल्लभ, पूरा नाम जरा बताना एक बार। वल्लभ भाई पटेल, पटेल जी थे, हाँ जी भैया पटेल जी थे। ओके दोस्त, तो ये पटेल जी थे जिसने संविधान सभा के ये अध्यक्ष रहे इस चीज के। हाँ जी भैया, चौथे नंबर पे आ जाओ, और कौन कह सकते हैं आप? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हुए? तो आप कहेंगे वो होते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो संविधान पे बात करते हैं, संविधान के बारे में सारी चीजें उनके हाथ में थी कि संविधान में क्या क्या चीजें सही रहनी चाहिए, क्या क्या गलत रहनी चाहिए। सारा देखने का कार्य किसका था? इस समिति का, जिसके अंदर 6 सदस्य और शामिल थे। इनके अलावा मैंने बताया था कि ये मुंशी उनमें शामिल थे क्या? कि ये मुंशी, बताना जरा एक बार। कन्हैयालाल मानिकराम मुंशी इनका नाम है पूरा। क्या बोलेंगे? कन्हैयालाल मानिकराम मुंशी। हाँ जी भैया, क्या ये प्रारूप समिति के सदस्य थे? मैंने आपको बहुत पहले बताया था इसके बारे में। हाँ जी भैया, प्रारूप समिति के सदस्य सॉरी डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, या बोलेंगे भीम राव अम्बेडकर जी। कौन से अम्बेडकर जी? आप बोले भीमराव अम्बेडकर जी। ये क्या हुआ, ये प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे, सॉरी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय को तो कौन हुए? आप बोलेंगे सरदार वल्लभ पटेल, वल्लभ पटेल जी थे। हाँ जी भैया, ये किसके सदस्य थे? आप बोले भैया ये थे प्रारूप समिति के सदस्य। 5वें नंबर पे बात करें दोस्त, तो आप जानते हैं एक शक्ति समिति हुई है। कौन समिति? शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। हाँ जी, संघ शक्ति समिति। अच्छा जी, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन हुए? तो आप कहेंगे भैया संत शक्ति समिति के अध्यक्ष हुए वो भी जवाहरलाल नेहरू जी हुए। कौन हुए? आप बोलेंगे नेहरू जी। पूरा लिखूं या ऐसे लिख दूं? नेहरू, चलो नेहरू से याद रहेगा। हाँ जी भैया नेहरू जी है। बात करें 6 नंबर पे, 6 नंबर पे कौन आते हैं? 6 नंबर पे आते हैं तथट झंडा समिति। अब बात आती है भैया झंडा समिति, तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन हुए? तो आप बोलेंगे तथट झंडा समिति। पेपर में इसी प्रकार से लिख के दे सकता है। हाँ जी भैया, इसी प्रकार से लिख के दे सकता है। तो आप बोलेंगे भैया इस समिति के अध्यक्ष कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और किसके सदस्य हैं ये? आप बोलेंगे संचालक समिति के। और किसके सदस्य हो जाएंगे? आप बोलेंगे झंडा समिति के सदस्य यही है। क्या बोलेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रसाद जी क्या है? ये झंडा समिति के भी सदस्य हैं। ओके, 7वें नंबर पर बात करें
तो आप जानेंगे एक समिति और आती है जिसको मूल अधिकार समिति कहती है। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन हुए हैं? तो आप कहेंगे मूल अधिकार समिति जो है उसके हुए हैं जेपी कृपलानी जी। कौन? जेपी कृपलानी जी। तो आप कहेंगे भैया क्या कहेंगे? मूल अधिकार। मूल अधिकार कौन कौन से रखे जाएंगे, इन सबके बारे में जानकारी, सबके बारे में संबंध किसके बारे में था? इनके हाथ में था सब कुछ। किसके हाथ में? आप बोलेंगे भैया जो हो जाएंगे जेपी कृपलानी जी। कौन? जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी का आप मुझे पूरा नाम बताओगे जरा एक बार? भैया मुझे नहीं पता सच्ची में, तो आप मुझे बताओगे जरा? वो आपका काम है, मुझे पता होगा फिर भी मैं नहीं बताऊंगा अभी आपको। आप एक बार कुछ तो रिसर्च करो भाई मेरे, कुछ तो रिसर्च करो। तो बात करें वित्त, क्या बोलेंगे? वित्त एवं स्टाफ। क्या बोलेंगे? वित्त एवं स्टाफ। कि भाई वित्त क्या कितना कितना खर्चा आएगा, कौन कौन से स्टाफ पे कितना खर्चा जाएगा, इसका सदस्य कौन थे? तो भाई साहब फिर से यही आ जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी बोलो। हाँ जी भैया, राजेंद्र प्रसाद। तो बात करते हैं, एक चीज आती है सामने कि भाई प्रसाद जी कितने समिति के अध्यक्ष हुए? तो आप कहेंगे प्रसाद जो है 3 समिति के अध्यक्ष हुए। कौन कौन सी? बताना जरा एक बार। तो सबसे पहले आप कहेंगे भैया एक तो झंडा समिति भी हो जाती है। हाँ जी, झंडा समिति के अध्यक्ष है। फिर बात करें वित्त समिति के अध्यक्ष। हाँ जी। फिर बात करें संचालन समिति के अध्यक्ष। हाँ जी। 3 समिति के अध्यक्ष, झंडा, संचालन, वित्त। तीनों समिति के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्लियर? ओके। एक समिति जो अंतिम में है, इंपॉर्टेंट में, कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति का कार्य क्या था कि काम कैसे चल रहा है। तो कौन थे? संचालन, संचालन समिति। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हुए? आप बोले भैया वो हो गए के एम मुंशी, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। ओके, के एम मुंशी जी थे। हाँ जी भैया, ये इसके सदस्य थे, अध्यक्ष थे। हाँ जी, ये अध्यक्ष थे। यहाँ पे आप लोग जो प्रारूप समिति के अंदर जानते हैं, तो इसके अंदर कितने? आप बोले भैया 6 सदस्य और थे। 6 सदस्य, 6 सदस्य और थे, जिसमें से के एम मुंशी भी थे। के एम मुंशी, के एम मुंशी भी थे और प्लस और भी थे। तो टोटल सदस्य कितने थे इसके अंदर अध्यक्ष को जोड़ के? तो आप बोले टोटल जो थे वो 7 थे। टोटल कितने थे? तो आप बोले 7। 3 6 अन्य सदस्य थे और प्रमुख सदस्य जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये अध्यक्ष का काम कर रहे थे इस समिति के अंदर। ओके, यहाँ तक क्लियर है? किसी भाई को कोई डाउट होगा तो बता देना जरा। यहाँ तक मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो समितियों के बारे में। इंपॉर्टेंट समिति थी सारी, मैंने बता दी आप लोगों को, जितनी जो इंपॉर्टेंट समिति हो सकती थी। लिख लेना एक बार, स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे दोस्त, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। और ले लिया होगा आई होप। अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। अब हम लोग जो हमारा मेन टॉपिक उस पर बात करते हैं। ये तो आपका जो बचा हुआ भाग था उसको मैंने इसमें कवर करवा दिया है। अब बात करेंगे हम लोग जिसके बारे में बात करें, प्रस्तावना या फिर उद्देशिका। तो ये प्रस्तावना और उद्देशिका क्या है जानते हैं। ये वही चीज है जिसमें हम लोगों के संविधान के बारे में बात करी गई है कि संविधान ऐसे ऐसे है। हाँ जी, संविधान के सबसे पहले जो भाग है उसमें ही बात करी गई। हाँ जी भैया, आप लोग जानते हैं उद्देशिका को जब देखते हैं प्रथम पाठ पे, जब आप संविधान के भाग को पढ़ेंगे, संविधान को पढ़ना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले आपके सामने एक पेज आता है, उस पर क्या लिखा हो? उद्देशिका लिखा होता है। उद्देशिका को ही हम लोग संविधान का मूल छोटा मिनी संविधान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि इसमें सब कुछ बता दिया गया है इसके बारे में। तो इसको पढ़ के ही आप ज़्यादातर चीज़ों को समझ सकते हैं संविधान के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उद्देशिका को पढ़ के। हाँ जी, उद्देशिका को पढ़ के आप लोग अपने कार्य के बारे में जान सकते हैं, आपके क्या वो है अधिकार है उनके बारे में भी आपको पता चलता है। तो उद्देशिका के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ये पेश। उद्देशिका जो है भारत में अंदर जब संविधान निर्माणित हो रहा था, तो संविधान निर्माणित के समय इसको पेश कब किया गया? तो आप बोलेंगे इसको जब पेश किया गया, वो पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर, चलो ऐसे लिखो, दिसंबर 1946 को। 1946 को, हाँ जी भैया, 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? उद्देशिका पेश करी गई। क्या बोलेंगे? उद्देशिका बोले या फिर बोले आप प्रस्तावना पेश करी गई। अब बात आती है पेश किसने करी? तो आप बोलेंगे पीटी पंडित जवाहरलाल नेहरू, या बोलेंगे यहाँ पे लिख लो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने पेश करी? आप बोलेंगे नेहरू जी ने पेश करी। नेहरू लिख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नेहरू लिख के छोड़िए, इंपॉर्टेंट तो है बट नाम में कोई फर्क नहीं है। नाम इतना याद रखोगे नेहरू से आपको याद आ जाएगा, पूरा नाम तो वैसे ही याद आ जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ओके, अच्छा जी, ये पेश करी, ये पेश करने का समय। हाँ जी, अब बात आती भाई इस उद्देशिका को अपनाया कब किया, स्वीकार कब किया गया? उस समय तो पेश किया गया था, अब इसको अपनाया कब जाएगा कि हाँ अब ये काम किया, इसको अपने यूज में ले सकते हैं हम लोग।
तो क्या हुआ, कब अपनाया गया, तो बात करते हैं। क्या करते हैं, आप कहेंगे 22 जनवरी, एक तारीख याद आती है, तारीख याद आती है जनवरी, जनवरी 22, क्या बोलेंगे, जनवरी 22, जनवरी 22 1947, क्योंकि यहाँ पे तो दिसंबर खत्म होने वाला, महीना महीना पूरा पूरा, हाँ जी भैया 22 तारीख चालू हो गया, हाँ जी भैया 22 तारीख चालू हो गई। तो जनवरी 22 1947 को क्या किया गया, स्वीकार किया गया। क्या किया गया, आप कहेंगे भैया उद्देश्य का को हम लोगों ने स्वीकार कर लिया। कब किया गया, आप बोले 22 जनवरी 1947 को, 1947 को, हाँ जी भैया। संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा, आप बोलेंगे संविधान सभा के माध्यम से, किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा इसको हम लोगों ने अपना लिया, हाँ जी भैया संविधान सभा द्वारा हम लोगों ने इसको अपना लिया। क्या आता है उद्देश्य प्रस्ताव, ये तो उद्देश्य का होगी, तो बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया, कब आया, तो आप बात करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव जो है आप सब जानते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 को, नवंबर 1949, 1949 को स्वीकार किया गया था, हाँ जी। प्रस्तावना को रूप में स्वीकार किया गया, प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया उद्देश्य प्रस्ताव को, हाँ जी भैया। प्रस्तावना के रूप में स्वीकार, आखिरी जो स्वीकार किया गया इस समय किया गया, हाँ जी भैया। आप बोलेंगे भैया आखिरी स्वीकार किया गया इस समय ही किया गया। अच्छा बताओ, संविधान निर्माणित होने के बाद अपनाया कब गया था, बताना जरा, संविधान निर्माणित हो गया, अपनाया कब गया था, बताना जरा एक बार, वो काम आप बताओगे। क्योंकि आप लोग अब संविधान के अंदर की चीजें पढ़ रहे हैं शुरुआत की, तो प्रस्तावना वगैरह की बात करेंगे, हाँ जी भैया बात तो करनी पड़ेगी, बात नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। अच्छा आ जाओ, अब बात आती है भैया इसके प्रस्तावना जो इसकी भाषा कैसी थी, भाषा कहाँ से ली गई थी प्रस्तावना की भाषा, तो बात करते हैं। प्रस्तावना लिखी कैसे जाएगी, किस तरीके से लिखी जाएगी, प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज, तो हमने कहाँ से ली इस लैंग्वेज को, आप बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया से लिए, कहाँ से लिए, ऑस्ट्रेलिया से लिए, ऑस्ट्रेलिया से लिए, हाँ जी भैया ऑस्ट्रेलिया से लिए, हाँ जी भैया। ओके दोस्त, ऑस्ट्रेलिया से हमने इसकी भाषा ली है, हाँ जी। आप कहेंगे भैया ऑस्ट्रेलिया से हमने भाषा ले ली, आपको बात करते हैं प्रस्तावना का विचार, तो विचार हमने कहाँ से लिया कि भैया हमारे संविधान में एक प्रस्तावना होनी चाहिए जो हमारे पूरे संविधान के बारे में थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन हमें देता हो। तो उसके लिए हमें उद्देश्य क्या चाहिए, प्रस्तावना चाहिए। जो हम किसी बुक या पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमें समरी दिखाई देती है ना ऊपर की ओर, हम लोग क्या देखते हैं उसके अंदर पाठ देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, उसका सिलेबस देखते हैं। तो ये कुछ तरह के उद्देश्य का हमारे क्या है, उद्देश्य का हमें बताती है कि संविधान के अंदर हम लोग क्या किस चीज़ों के बारे में जानकारी मिलने वाली है। तो यही बताती है प्रस्तावना हमें, प्रस्तावना में हम क्या जानते हैं कि संविधान के अंदर क्या क्या चीज़ आगे हमें देखने को मिलने वाली है। तो उससे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रस्तावना को पढ़ते हैं। और प्रस्तावना के अंदर आप लोग जानते हैं कितने तरह के अधिकार है, कितने तरह के न्याय है, कितने तरह की चीज़ें रखी गई हैं, वो हम लोग आगे बात करेंगे धीरे धीरे। ओके दोस्तों, चलो बात करें प्रस्तावना का विचार। तो सब बताते हैं प्रस्तावना का विचार कब से आया, प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया, प्रस्तावना का विचार हम बोलेंगे तो भैया ये हमने लिया है, किससे लिया है, ये लिया है यूएसए, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप बोलेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हिंदी में लिख दो अमेरिका। मित्र आप लिखोगे, दोस्त क्या लिखोगे, अमेरिका। बच्चे आप लिखोगे अमेरिका। बात आती है प्रस्तावना के संबंध कुछ तथ्य है, कुछ कथन है प्रस्तावना से संबंधित, उन कथनों के बारे में बात करते हैं। भैया कुछ व्यक्तियों ने अलग अलग कथन दिए हैं, कुछ व्यक्तियों ने कहा है कि नहीं संविधान की जो प्रस्तावना ये रूप दिखाती है, संविधान की जो प्रस्तावना ये रूप दिखाती है। कुछ व्यक्तियों ने अपने अपने तथ्य यहाँ पे रखे हैं, कथन दिए हैं उन लोगों ने कि नहीं संविधान की जो प्रस्तावना इसको हम पढ़ेंगे तो हमें क्या चीज़ समझ में आती है, संविधान आखिरकार प्रस्तावना है क्या। चले मिटाए फिर बढ़े आगे। इसको मैं थोड़ा साफ अच्छे से कर देता हूँ, ओके। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते आगे, आगे कार्रवाई शुरू करेंगे। हम लोग बात करेंगे प्रस्तावना संबंधित कुछ तथ्य, जैसे कि बात करें ठाकुर दास भार्गव जी ने कुछ तथ्य दिए हैं। संविधान की आत्मा किसने कहा है, आप कहेंगे ठाकुर दास भार्गव जी ने ही संविधान को, ये उद्देश्य का जो उसकी आत्मा का है, संविधान की आत्मा, क्योंकि इसमें हमें सारी चीज मिल जाती है। अगर ये नहीं होती तो हमें संविधान के बारे में चीजें पता नहीं चल पाती एकदम से, क्या कहेंगे एकदम से पता तो चलता, पर हम जब उसको पढ़ते तब जानकारी मिलती।
पर हमें यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से बाहर से हमें इसके बारे में जानकारी मिलना प्राप्त हो जाती कि हाँ ये इसके अंदर लिखा हुआ है। समझ गए ना? विस्तार से मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में। शॉर्ट टर्म, ओके, शॉर्ट टर्म लैंग्वेज में मैं समझाना चाह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म लैंग्वेज कैसी होती है, आसान भाषा। ओके दोस्तों, चलिए मित्र, चले बढ़े आगे, चलो बढ़े भाई, बढ़े, चलो बढ़ते हैं। लिख दो, लिख लो भाई, क्या यार, क्लिक तो करो, थम्स अप से करो, थम्स अप करो, एक बार थम्स अप करो जरा, हाँ थम्स अप करने, चलो बढ़े आगे, आ जाओ। प्रस्तावना, प्रस्तावना से, प्रस्तावना से संबंधित कुछ तथ्य, कुछ तथ्य या बोले कथन, तो आप बोलेंगे भैया कथन, तो बात करते हैं, सबसे पहले कथन आता है किसका, कि आप बोलेंगे भैया ठाकुर दास भार्गव जी का। क्या बोलेंगे, ठाकुर दास, ठाकुर, ठाकुर दास भार्गव, क्या बोलेंगे, आप कहेंगे ठाकुर दास भार्गव जी का एक बयान आता है, ठाकुर दास भार्गव जी ने बयान दिया, इन्होंने कहा संविधान की, इसको क्या प्रस्तावना, क्या कहा इन्होंने प्रस्तावना, कहा संविधान की आत्मा, क्या कहा, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा। याद रहेगा भैया, संविधान की आत्मा किसने कहा, आप कहेंगे ठाकुर दास भार्गव जी ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। अच्छा जी, ठाकुर दास भार्गव जी ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। अब बात आती भैया ऑस्टिन मैकेन, ये अमेरिकन है यार भैया, ये कोई एक विदेश व्यक्ति है, इन्होंने क्या कहा, ऑस्टिन, क्या बोलेंगे, ऑस्टर मैक, मैके ने क्या कहा भैया, मैके ने क्या कहा, सुनो मैके की बात, मैके ने इसको क्या कहा, संविधान, मैके ने कहा कि संविधान के निर्माताओं के बारे में जानने की एक, विचारों के बारे में जानने की कुंजी है, इसको क्या कहा, संविधान, संविधान के निर्माताओं, निर्माताओं के विचार, विचारों, मेरे को नहीं चल, विचारों के बारे में जानने, क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे विचारों के बारे में जानने की एक कुंजी है, कुंजी का या फिर बोला मुख्य नोट का, बारे में जानने की, सॉरी बारे में ने की कुंजी, क्या कहा, कुंजी का, ये याद रखना बस, कुंजी का है, इन्होंने कुंजी से याद, आपको ट्रिक बन जाएगी। ओके, कुंजी या फिर नोट कहा, नोट, ओके, मुख्य नोट, कौन सा नोट, मुख्य नोट, ओके, तो याद रखना ऑर्चर्ड मेके ने क्या कहा, इसको कुंजी कहा, किसके बारे में, निर्माताओं के बारे में जानने की कुंजी, कुंजी से याद कर लेना बस, यहां से समझ जाओगे। तीसरे नंबर पे कोई व्यक्ति है भैया, हाँ जी भैया, तीसरे नंबर पे एक व्यक्ति आते हैं, उनका नाम क्या कहेंगे आप, उनका नाम कहेंगे भैया, आप कहेंगे के एम मुंशी जी। अच्छा जी, के एम मुंशी जी ने कुछ तथ्य दिए, हाँ जी भैया, के एम मुंशी जी, लिख लो जरा, के एम मुंशी, पूरा नाम बताना जरा, के एम मुंशी का, के एम मुंशी जी का पूरा नाम बताना जरा, आप बोले भैया के एम मुंशी का, क्या, कन्हैयालाल मानिकराम मुंशी। ओके, इन्होंने क्या किया, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक, राजनीतिक जन्म कुंडली का, क्या कहा, प्रस्तावना को, प्रस्तावना को संविधान, क्या कहा, संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली, क्या कहा, जन्म कुंडली, जन्म कुंडली का, हाँ जी भैया, जन्म कुंडली, कुंडली कहा, कुंडली या जन्मदाता, जन्म पत्री। ओके, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली या जन्म पत्री का। क्लियर, आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिए एक बार, क्या कहेंगे, जो के एम मुंशी जी उन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा, प्रस्तावना को संविधान का, क्या कहा, संविधान की जन्म कुंडली या फिर जन्म पत्रिका। ओके, जन्म पत्रिका, ओके दोस्त, समझ गए, ओके, या करके आप कुछ भी कह सकते हो। चलिए बात करें चौथे नंबर पे, आप आते हैं एन एम, क्या बोलेंगे, एन एम, क्या बोलेंगे, एन ए पालकी वाला, क्या बोलेंगे, एन, एन ए पालकी वाला, क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे एन ए पालकी वाला,
एन ए पालकी वाला। तो भैया एन ए पालकी वाला ने क्या कहा, ये प्रस्तावना को एन ए पालकी वाला ने क्या कहा, बोलेंगे प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र का। एन ए पालकी वाला, एन ए पालकी वाला, आप कहेंगे भैया एन ए पालकी वाला। ओके दोस्त, तो एन ए पालकी वाला के बारे में बात करते हैं। चलिए, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने परिचय पत्र का क्या बोला, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र। ओके दोस्त, प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा, संविधान का परिचय पत्र, संविधान का, ये याद रखना कि क्या कहा, परिचय पत्र का, इतना याद रखना। परिचय क्या कहेंगे, आप कहेंगे संविधान का परिचय पत्र। तो संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, आप बोलेंगे एन ए पालकी वाला। ओके, तो इसको आईडी कार्ड बोल सकते हैं, हाँ जी भैया, आईडी कार्ड का, हाँ जी भैया। ओके दोस्त, तो इतना चीज याद रखना, एन ए पालकी वाला जी ने ये चीजें कही, किसके बारे में, आप बोलेंगे इसके बारे में। कुछ कथन थे जो जरूरी कथन थे, इनको पढ़ लीजिए एक बार, इसकी शोर लेना चाहो इसकी शोर ले लो दोस्त, क्योंकि कथन ये इंपॉर्टेंट है कथन। ओके दोस्त, आ जाओ, अब बात करते हैं प्रस्तावना से संबंधित कुछ 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 केस। कैसे केस है समझ लो एक बार, इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर समझ में आपको अच्छे से आएगा, चीजें थोड़ी विस्तार से लिख दूंगा मैं। ओके, तो बात करें केस, केस कौन सा है, आप बेरू वाला केस समझते हो, भारत भारत शासन अधिनियम के संबंध है भैया। एक केस था, कौन सा केस था, आप बोलेंगे भैया बेरूवादी वर्सेस भारत संघ के अधिनियम 1960, 1860 बोलेंगे नहीं भैया 1960। ओके, तो ये केस हुआ, इस केस में क्या किया गया, बात करते हैं। स्पीड मेंटेन है ना, बोलेंगे हाँ जी भैया। क्या कहेंगे, आप गए प्रस्तावना से संबंधित कुछ केस, प्रस्तावना में चेंजेस होने के लिए कुछ केस करे गए, हाँ जी भैया, प्रस्तावना में चेंजेस होनी चाहिए, तो क्या हुआ, प्रस्तावना से संबंधित कुछ केस हुए। कैसे केस, अच्छा जी, केस नंबर 1 की बात करते हैं। केस नंबर पहला कौन सा, आप बोलेंगे बेरूवादी वर्सेस भारत संघ 1960। ये केस कब हुआ, 1960 में, किस किस के मध्य हुआ, भारत संघ और बेरूवादी। बेरूवादी एक व्यक्ति थे, उन्होंने किया, क्या कहना है, बेरूवादी वर्सेस भारत संघ। ओके, 1916। ओके, 1960। क्या होता भैया इस केस में, सबसे पहले बात करो, एक पॉइंट बनाएंगे आप लोग, बनाएंगे भैया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं होगा। इस केस में कहा गया कि भैया प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं होगा। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं होगा। तो ये क्या क्या, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं होगा, अच्छे जी, ऐसे कैसे प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं कहोगे, तो इसके अंदर से ये कहा गया था इस केस में। फिर क्या हुआ, फिर इसमें एक और बात रखी गई, प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि प्रस्तावना के अंदर संशोधन कर दे तो क्या होगा कि नहीं कर सकते। पर आने वाले कुछ समय में हम लोग देखेंगे कि एक और केस हुआ, उसमें प्रस्तावना में संभव संशोधन भी हुआ और ये चीज भी खत्म करी गई। ओके, तो क्या कहेंगे, प्रस्तावना में संशोधन क्या नहीं कर सकते, आप संशोधन नहीं कर सकते, संशोधन मतलब चेंजेस नहीं कर सकते, संशोधन संशोधन नहीं कर सकते। कर सकते हैं, तो अच्छा जी, ये दोनों बात नहीं कर सकते। ओके, तो ये दोनों बात इसके अंदर नहीं कर सकते थे। अब हम लोग जानते हैं दूसरे केस के बारे में। दूसरा केस कौन सा केस होता है, आप कहेंगे भाई दूसरा केस होता है केशव नंद भारती केस, बड़ा फेमस केस रहा है, आप लोग सब जानते होंगे इस केस के बारे में। नहीं जानते तो गूगल करो, सर्च करो, रिसर्च करो, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा इसके अंदर था क्या। ओके, मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसके अंदर कितनी कितनी चीज़ें थी, क्योंकि अब ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, सीधी सीधी बात भाई, क्योंकि हम लोग पेपर के रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ जरूरी जानना है भी आपके लिए। बाकी आप कहोगे तो मैं आपके लिए स्पेशल इसके लिए वीडियो अलग से बना दूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे भाई सर इसके ऊपर एक भी अलग से वीडियो बनाई जाए इस केस के ऊपर, तो मैं बना दूंगा। अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसके बारे में चीज़ें जान लो कि क्यों इस केस को हम लोग जानते हैं। ओके, बात करेंगे केशव नंद भारती वर्सेस केशव केशव नंद भारतीय नंद भारती बल्सिस में कौन हुआ, बल्सिस में एक राज्य हुआ, कौन सा, केरल राज्य के मध्य।
अच्छा भैया, केरल राज्य ने ही आईपीएल क्या पीआईएल जारी कर दिया? हाँ जी भैया, राज्य। ये कब हुआ? 1973। इस केस के अंदर क्या चीज हुई? इस केस के अंदर पूरा विपरीत कर दिया गया इन चीजों का, इस चीजों का पूरा विपरीत कर दिया गया। इस केस में पहली चीज पॉइंट पॉइंट क्या रखा गया? इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग होगा। इसमें क्या था? नहीं होगा। इसमें क्या होगा? प्रस्तावना, प्रस्तावना संविधान का भाग है। ओके, तो इसमें कहा गया प्रस्तावना जो है संविधान का भाग होगा। अच्छा जी। दूसरी बात क्या कह गई? प्रस्तावना में आप चेंजेस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? संशोधन आराम से कर सकते हो। तो क्या क्या कहा? क्या कहेंगे आप? प्रस्तावना में संशोधन, हाँ जी, संशोधन आप कर सकते हो। संशोधन कर सकते हो, कर सकते हैं। तो चीज ये क्या हुई भाई साहब? तो आप कहेंगे भैया ये चीज हुई, ये केस था। कौन सा केस था? आप बोलेंगे भैया एक केस, दो केस हम लोगों ने एनालाइज किए। जो दो केस किससे संबंधित है? प्रस्तावना से संबंधित है। इन दोनों केसों में जो हम लोगों ने एनालाइज किया, तो हमने जाना कि ये दोनों केसों में विपरीत स्थिति रही है। पहले केस में बात करी गई कि संविधान में संशोधन आसानी से किया जा सकता है। सॉरी, पहले केस में कहा गया कि संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है, संविधान में कोई चेंजेस नहीं किए सकते भागों के अंदर। पर जब हम लोग केस दूसरे को जानते हैं, तो केस दूसरे में क्या कहा गया कि भारतीय केस और केरल राज्य के बीच, केसरमंद भारतीय और केरल राज्य के मध्य जो केस हुआ 1973 में, इसमें कहा गया कि आप संविधान के अंदर जो भाग है उसमें चेंजेस कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं? प्रस्तावना संशोधन कर सकते हैं। मतलब प्रस्तावना में चेंजेस कर सकते हैं, भाग इसमें ऐड कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। हाँ, ओके दोस्त। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं होगा, पर क्या हुआ? बाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग रखा गया। समझ गए? हाँ जी। अब आती है बात यहाँ पे कि भैया प्रस्तावना जो इसमें कितनी बार संशोधन हुआ है, प्रस्तावना के अंदर कितनी बार चेंजेस हुए? तो प्रस्तावना सबसे पहले चेंजेस हम लोग जानते हैं वो कब हुआ? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से में संशोधन। प्रस्तावना में संशोधन, तो आप सब जानते हैं भैया 42वां संविधान संशोधन हुआ था। हाँ जी। इस संविधान संशोधन को किस नाम से जानते हैं? इसको ही हम लोग लघु संविधान कहते हैं। लघु संविधान कैसा होता है? लघु मतलब समझ रहे हो दोस्त? बहुत से बच्चे लघु से समझ रहे हो कि भैया बड़े, बड़ा नहीं दोस्त। लघु से मतलब होता है छोटा। ओके, मध्यम, मिडिल, ओके, मिनी। ओके, तो ये बीच मतलब छोटा संविधान है। ओके, तो ये मिनी संविधान था। तो लघु का मतलब क्या हुआ? मिनी। तो इसको हम लोग कहेंगे लघु, क्या हुआ? लघु संविधान। इसको हम लोग छोटा संविधान भी कहते हैं। कौन से? आप बोले 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग इसको ही कहते हैं। हाँ जी भैया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग इसको ही कहते हैं। ओके दोस्त, क्या होता है इस 42 संविधान संशोधन के अंदर? तो बात करते हैं 1976 की। 1976 में क्या होता है? तीन बातें सामने आती हैं। तीन बातों के माध्यम से तीन नए शब्द जोड़े जाते हैं इस संविधान के अंदर। संशोधन हुआ तो संशोधन के समय इसमें तीन नए शब्द जोड़े गए। तीन नए शब्द, नए शब्द जोड़े, जोड़े, जोड़े गए। अब ये तीन नए शब्द थे कौन कौन से? तो सबसे पहले बात आती है, एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, समाजवादी। जब आप लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्रस्तावना को आप जब देखेंगे, मैं प्रस्तावना की फोटो यहाँ पे लगा दूंगा, देख लेना जरा। प्रस्तावना जब आप लोग देखेंगे तो प्रस्तावना के अंदर आप एक चीज देखेंगे कि उसके अंदर संविधान में एक बात कही गई प्रस्तावना के अंदर, समाजवादी। एक शब्द आपको देखने को मिलेगा, उसका मतलब है समाजवादी। तो कौन सा शब्द हो गया? आप कहेंगे समाजवादी शब्द। समाजवादी शब्द जोड़ा गया। हाँ जी भैया, इसमें समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। ओके, समाजवादी शब्द जुड़ गया। हाँ जी। फिर एक शब्द को और जोड़ा गया। कौन सा शब्द हुआ? आप बोले पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। ये सब जो है एक बार पहली बार में जोड़े गए। पहले जब बात चली उसके बाद पहली बार में इन दोनों को जोड़ा गया। फर्स्ट पैरा के अंदर इनको जोड़ा गया। हाँ जी, पहले पैरा के अंदर फर्स्ट पैरा। ओके, अब बात आती है अंतिम जो शब्द है, अखंडता। अखंडता, अखंडता इसको कब जोड़ा गया? अखंडता मतलब टूटना नहीं है। अखंडता, अखंडता जो शब्द है वो सेकंड पैरा के अंदर जोड़ा गया। सेकंड पैरा के अंदर,
सिक्स्थ पैरा के अंदर, सेकंड पैरा बोल रहा हूँ, सिक्स्थ पैरा। ओके, तो ये शब्द जोड़े गए। पैरा मतलब ऐसे ऐसे लिखा है ना पैराग्राफ में, तो ऐसे ऐसे इस पैराग्राफ में, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, ये सेकंड पैराग्राफ के अंदर है, तो ये समझ लेना है ना। तो अब प्रस्तावना में संशोधन हुआ, हाँ जी भैया, 42वें संविधान संशोधन हुआ, जिसको हम लघु संविधान कहते हैं। इसके माध्यम से बहुत सारे संशोधन हुए। इस संविधान के अंदर बहुत सारे संशोधन, बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। इसको हम लोग इसलिए क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान, या बोले छोटा संविधान। ओके दोस्त, चलिए बात करें। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन? समाजवादी, प्रतिनिरपेक्ष, अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए, हाँ जी भैया, 3 शब्द जोड़े गए। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, पूरी बातें क्लियर हो चुकी हैं। संविधान संशोधन के प्रस्तावना से बातें क्लियर कर चुके हैं हम लोग, हाँ जी भैया। प्रस्तावना आज हम लोगों ने क्लियर कर ली, हाँ जी, प्रस्तावना यहाँ तक हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब इसके बाद जो हम लोग को बचा होगा, प्रस्तावना यहाँ तक खत्म होगी, हाँ जी भैया। अब बात करेंगे हम लोग संविधान में स्रोत, कि हम लोगों ने संविधान में जो चीजें जोड़ी हैं, अगर प्रस्तावना की बात करें, या फिर SC ST, या बोलेंगे संसद, या फिर बोलेंगे राष्ट्रपति का चुनाव, 12 सदस्य मनोनीत करते हैं जो राष्ट्रपति, ये सब चीजें कहाँ कहाँ से ली गई हैं? DPS भी बोलते हैं, ओके, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको DPSC भी कहते हैं, तो ये किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड वगैरह किससे लिए गए हैं? इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सब जानेंगे कि भैया इन चीजों को कैसे कैसे कहाँ कहाँ देश से लिए गए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको क्लियरली समझ में आ चुकी है, क्लियरली आपके दिमाग में फिट हो चुका है, कौन से सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। समझते हो सबकॉन्शियस माइंड कौन सा है? ये वाला, है ना? समझ गए। चलो, ये चीजें फिट हो चुकी होगी, तो फिट हो गई तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर जिसके फिट नहीं हुए तो भैया फिट तो करनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ बनना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा। क्या खोना पड़ेगा? आपको नींद खोनी पड़ेगी, दिन रात एक करने पड़ेंगे, अपने सपनों को थोड़ा साकार करने के लिए कुछ और सपनों को तोड़ना पड़ेगा। कौन से सपने जो आप रात में दिन दिन भर चैटिंग करते रहते हो, सेटिंग से चैटिंग जो भी हो, आप उनसे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा आपको। किसके लिए? थोड़े सपनों साकार करने के लिए। क्योंकि सपने जब तक आपके साकार नहीं होंगे तब तक आपके साथ कोई नहीं है। अगर सपने आपके साकार हो जाएंगे तो सब कुछ आपके साथ है, आपके वो भी साथ में होंगे और वो भी साथ में होगी। ओके, तो ये चीज मैं आप दोनों लोगों से कहना चाहता हूँ, आप दोनों भाई बहन से कहना चाहता हूँ, दोनों मेरे शेर शेरनियों से कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको शेर शेर नहीं कहता हूँ क्योंकि आप लोग इस युद्ध में डटे हुए हो, और इस युद्ध में डटे ही रहना बहुत बड़ी बात हो जाती है। जब आपको लोग बहुत लोग ताने मारते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तब तुम बहुत कुछ करके दिखाते हो, उसको ही कहते हैं हम लोग साहस। और वो साहस सिर्फ एक शेर शेरनी के अंदर ही हो सकता है, जो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को जीवित रखता है। तो वो आप ही हो, और आप अपने आप को जीवित रखोगे और अपने परिवार का सपना क्या बोले सपना साकार करोगे। उम्मीद करता हूँ दोस्त यहाँ तक सभी दोस्तों को बात क्लियर हो चुकी होगी। क्लियर हो गई तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। ओके, पढ़ते रहिए दोस्त और सपने साकार करते रहिए। चलिए।